आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति। दो बातें जरूर जानिए, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी तो हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। एक होता है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। इस दोनों में ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है आरबीआई। ये कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। ये जारी करता है वित्त मंत्रालय। ये जारी होता है एक साल में 6 बार, नहीं हुआ? ये जारी होता है एक बार, एक बार। अब बजट आएगा, फिस्कल पॉलिसी सरकार जारी करे। इसका उद्देश्य मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना है। तरलता मतलब फ्लो को, जिससे कि इन्फ्लेशन को चेक कर सके हम। मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य वही है। और इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, विकास करना। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, विकास। इस दोनों के बीच में ये 3 अंतर को सबसे पहले लिखिएगा, इसके बाद आरंभ करना चाहूंगा। तो लिखिए, आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति जारी करता है। जो वर्ष में 6 बार होता है। तो वर्ष में 6 बार होता है। तो वर्ष में 6 बार होता है। और जिसका उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना है। और जिसका उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना है। महंगाई को नियंत्रित करना है। जबकि राजकोषीय नीति जबकि राजकोषीय नीति जबकि राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। जबकि राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। 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 और वर्ष में एक बार होती है। और वर्ष में एक बार होती है। वर्ष में एक बार होती है। और इसका उद्देश्य विकास करना है, विकास को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना है। विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है? ये दो बातें आपके हर स्तर के लिए इंपॉर्टेंट। अब आ जाइएगा मौद्रिक नीति। चूंकि हम लोग का टॉपिक ही क्या है? मौद्रिक नीति है। तो मौद्रिक नीति में जो याद रखना है वो 2 भाग है। एक भाग है उदार और दूसरा भाग है कठोर। उदार मौद्रिक नीति क्या होगा? मौद्रिक नीति
मौद्रिक नीति उदार होगा तो क्या होगा? उदार एमपी, कठोर एमपी। कठोर एमपी मतलब, कठोर एमपी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। उदार जब रहेगा तो क्या होगा? ब्याज दर कम रहेगा, ब्याज दर कम, ब्याज दर कम। तरलता क्या रहेगा? मुद्रा की तरलता, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति क्या रहेगी? अधिक रहेगी। मुद्रा आपूर्ति क्या रहेगी? जब ब्याज दर कम रहेगा तब ना सब लोग लोन लेंगे। आज का दे हम 1% लेंगे मात्र, बैंक आइए लोन ले जाइए, लाइन लग जाएगी नहीं, लेकिन कहेगा हम 10% पे देंगे, तो जो भी लाइन है वो भी हट जाएगा। तो क्या हुआ? कठोर हो गया। तो मुद्रा आपूर्ति जब कम है, ब्याज दर जब कम है, तो इसको उदार कहेंगे। पूछेगा उदार मौद्रिक नीति का आशय क्या? आशय है कि ब्याज दर का कम होना। इसका प्रभाव मुद्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? महंगाई पे क्या पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उल्लू, बढ़ेगा। रोजगार पे क्या पड़ेगा? बढ़ेगा। जब पैसा रहेगा मार्केट में, लोग वस्तु खरीदेंगे, मांग बढ़ेगी, तो रोजगार के अवसर क्या होंगे? बढ़ेंगे। इसलिए सरकार भी चाहती है कि महंगाई रहे, जिससे रोजगार की मांग बनी रहे। ये ठीक है कि अधिक महंगाई गरीबों पे ज्यादा असर छोड़ती है। मूल में आइए, तो महंगाई, महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। रोजगार के अवसर क्या होंगे? रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल यदि टफ करता है तो इसी तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और ठीक उसका उल्टा है, कहाँ? कठोर में। कठोर में क्या होगा? ब्याज दर, ब्याज दर बढ़ेगा, और से सब क्या होगा? सब घटेगा। मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति घटेगा, महंगाई घटेगा। जब भी पैसा नहीं रहेगा मार्केट में, पहले तुम जिस सेवा की तैयारी करते हो, अभी जाओगे नौकरी में, 40,000 रुपया कम से कम मिले। पहले 1960 में तुमको 40 रुपया भी नहीं था, 20 रुपया था। गस्टेड ऑफिसर को उस समय 50 रुपया मिलता था। मेरे फादर गस्टेड ऑफिसर थे 1960-62 में, तो 50 रुपया, 55 रुपया में। घी की कीमत थी 1 रुपये से भी कम। अभी 1 रुपया का घी लेने जाओगे, डब्बा दिखा देगा, लो देख लिए घी का डब्बा, पैसा लो। 5 रुपया से तो कम में सुंघाएगा नहीं, और 10 रुपया से कम में कुछ देगा नहीं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आज घी की कीमत 600, 700, 800 रुपये है। तो ये अनुपात में ना आपका वेतन भी बढ़ गया। ठीक है कि नहीं? तो पहले 50 रुपया मुद्रा की आपूर्ति नहीं थी। ठीक है, उस समय चीजें सस्ती हुआ करती थी। आज की दौर में देखते हो, पहले के दौर में इसकी दादी 10 क्विंटल सोना रखी हुई है, तब ना ये मोच पे ताव दिए रहता है। ठीक है कि नहीं? शादी की तैयारी में जुटा रहता है, हर क्षण शादी की तैयारी में जुटा हुआ है, लड़की का पता नहीं। मूल में आ जाइए। अब बाराती तैयार है, कहाँ गई इसकी पहली बाराती? कहाँ गई? हाँ, नहीं आई है सर। आई है, कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, वो देखो, पहली बाराती तैयार है उसकी, सबसे पहला कार्ड उसी को देगा, इसके बाद हमको, जैसा कि ये कहा है, हैं? पहले हम ही को देंगे। अच्छा, आप चेंज कर गया आप, हैं? अच्छा, घोड़े नहीं देखे हो? नहीं देखना भी नहीं, नहीं तो जूता पड़ने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है कि नहीं? आजकल की लड़की से बड़ा बदमाश है, निकालती है जूता, दनादन शुरू हो जाती है। और जहां लड़की जूता मारी कि 2-4 ठो और लोग जो है, देखते हो, सड़क पर चलोगे
तो साइकिल वाला को यदि मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार देगा तो साइकिल वाला का लोग पक्ष लेगा, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाला को टक्कर मार देगा, लेकिन पक्ष किसका लेगा? मोटरसाइकिल वाले का। मैंने बात समझ में आ गई होगी। इसलिए कभी का भाव क्या है वो समझ गए ना। मूल में आ जाओ। तो महंगाई, महंगाई क्या है? हाँ, उसके बाद हमारे पास कंप्लेन लेके आओगे कि सर वो लड़की मारी, एक बार हुआ था ऐसा, तो 4 थप्पड़ हम भी मारेंगे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि तुम इतना ऐसा काम किया क्यों कि लड़की तुम्हारी पिटाई कर दी। आशा है कि घर उर का तो इच्छा है कि जाके देखेंगे, काट देंगे, तब त्याग दो। मूल में हमको दे दिए, हमारा पूरा परिवार को मिल गया, हमारा पूरा परिवार लक्ष्य परिवार है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको ले जाए, किसको नहीं ले जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट। तुमको मारेगा भी नहीं, इतना ठोला को कोई मारता है? इतना ठोला को कोई नहीं मारता है। यदि इच्छा है तो कहो। राजा बाबू है, मार खाने के तैयारे है, किसी भी दिन मार खा सकता है वो, इसका ललाट बता रहा है। ठीक है, तो चेता होगा क्यों गए सर के पास चाय लेकर। चलिए खैर, हास्य प्रयास यही सब तो क्लास का भाग है। चलिए मूल बातें हैं कि महंगाई क्या होगी? कम होगी। मुद्रा आपूर्ति क्या होगी? कम होगी। रोजगार कम होगा। ये सब उसका एक अवधारणा याद कर लो तो दूसरी अवधारणा क्या है? अपने आप तैयार हो गया। केवल उधार तैयार कर लो, उधार में एक बात याद कर लो कि ब्याज दर कम, और सब क्या होगा? खत्म। तो लिख लो। सुनना तो है ही, लेकिन लिख भी लेंगे ना, कॉपी मजबूत रहना चाहिए ना। इसी तरह से लिख लो ना कि मौद्रिक नीति के 2 भाग हैं। मौद्रिक नीति के 2 भाग हैं। मौद्रिक नीति के 2 भाग हैं। एक भाग है उदार, उदार मौद्रिक नीति, उदार मौद्रिक नीति। उदार मौद्रिक नीति, तो ये सब बातें लिख लो। ब्याज दर कम, इसी तरह से लिख लो, कोई लैंग्वेज देना जरूरी नहीं है। ब्याज दर कम, मुद्रा आपूर्ति अधिक, मुद्रा आपूर्ति अधिक, इन्फ्लेशन या महंगाई अधिक, रोजगार अधिक। चलिए, रोजगार अधिक। ठीक है, इसका ठीक उसका उल्टा करो। यहाँ कठोर मौद्रिक नीति में ब्याज दर अधिक, ब्याज दर अधिक, मुद्रा आपूर्ति कम, मुद्रा आपूर्ति कम, महंगाई कम, रोजगार कम। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आता है, अब शुरू होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, मौद्रिक नीति। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? गप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कहता है गप कर रहे थे। उल्लू कहीं, देखो इसको, कहता है गप कर रहे थे। गप है? आपका परीक्षा में इतना ही काफी है। वो तो हम जो अभी बता रहे हैं मौद्रिक नीति के उपकरण, वो एडवांस है। इतना ही काफी है, इतना ही आप समझ गए तो यही काफी है। ठीक है कि नहीं? आगे चलिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। आरबीआई के द्वारा जारी मौद्रिक नीति के, आरबीआई के द्वारा जारी मौद्रिक नीति के
मौद्रिक नीति के दो भाग होते हैं। आरबीआई के द्वारा जारी मौद्रिक नीति के दो भाग होते हैं। मौद्रिक नीति के दो भाग होते हैं। मौद्रिक नीति के दो भाग होते हैं, ये याद रखिएगा। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक का इंग्लिश क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। जिसकी जो भाषा है, जिसमें पकड़ है, तो लिख ले। परिमाणात्मक नाम ही से स्पष्ट है क्या, परिमाण नहीं, परिमाण मतलब क्वांटिटी। ये है गुणात्मक, गुणात्मक क्वालिटी, क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटेटिव, ठीक है, ओके। मूल चीज आइए, इसका क्या मतलब हुआ परिमाणात्मक में, कि बाजार में रुपया को हम क्या करेंगे, विनियमित करेंगे, रेगुलेट करेंगे। परिमाणात्मक मौद्रिक नीति का क्या आशय है, इसका आशय है कि बाजार में मुद्रा को रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट समझते हैं ना, नहीं समझते हैं? जैसे बाबूजी करते हैं रेगुलेट, डंडा उठाते हैं, हम भी रेगुलेट करते हैं। अभी किसी की हिम्मत है कि उठ करके गाना गाना शुरू कर देगा? हम कहेंगे तो गाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अपेक्षा की जाती है ना कि रेगुलेशन में आ जाइए। नहीं तो इसके पहले क्या है, घर पे रहोगे, अब पढ़ते रहोगे, गाना गाना शुरू कर दोगे, डांस करना शुरू कर दोगे। क्यों? वहां कोई डी रेगुलेशन है। फिर पिताजी टहल रहे हैं, हिम्मत है, ठीक है, हम तो थोड़ा डांटेंगे मात्र। अब पिताजी क्या करेंगे तो समझ जाओ, इस ठंडा में एक साथ 4 खेल खेलेंगे, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, हो सकता है टेबल टेनिस भी हो जाए, मतलब डिफरेंट आइटम में। हाँ, तो इसीलिए आशा है समझ गए होंगे, इसी को रेगुलेशन कहते हैं। उसी तरह से इकोनॉमी में भी क्या करता है, इकोनॉमी में भी रेगुलेट किया जाता है इकोनॉमी को, ठीक है। तो नेक्स्ट तो लिख दीजिए वहां कि बाजार, बाजार मुद्रा को रेगुलेट किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है, बाजार में मुद्रा को रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है। हिंदी कठिन है, अंग्रेजी यहाँ पे आसान है। तो नगद की मात्रा को, या नगद की मात्रा को, अरे बात एक ही है, मुद्रा की मात्रा, नगद की मात्रा, बात तो एक ही हो गई। नगदी की मात्रा को, क्योंकि आज के संदर्भ, ये तो किताबी बात है, नगदी पहले नगदी होता था, आज मोबाइल में ही क्या है, मुद्रा है, नहीं है, डिजिटल मुद्रा है, रुपए कार्ड है। अब पैसा की जरूरत है किसी को, 5 रुपया भी कोई सामान लेना है तो हर दुकान पर भी आपको उपलब्ध है, जाइए कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो इतना आसान हो गया है। तो किताबी भाषा है नकदी, यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे बाजार में मुद्रा को रेगुलेट करता है। अब ये रेगुलेशन में कितने आइटम्स आते हैं, तो वही बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये 4-5 तो एकदम कंठाग्र रहना चाहिए, विशेषकर बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ठीक है कि नहीं। ये सब तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई, हर स्तर की परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो आप लिखेंगे मात्रात्मक में, मात्रात्मक मतलब ये, इसे रेगुलेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बैंक बैंक क्या क्या करती है, क्या क्या जारी करती है, हुँ? जारी करती है बैंक दर को,
क्या क्या जारी करती है? बैंक दर को, रेपो दर को, रिवर्स रेपो दर को। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ठीक है, रिवर्स रेपो दर। तीसरा एसएलआर, सीआरआर, इतना तो कम से कम याद रखिए। कौन कौन है? बैंक दर, रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर। चलिए अभी यही लिखो। अब आइए, ये इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका है मुद्रा को रेगुलेट करना, इसका है मुद्रा की दिशा को रेगुलेट करना। इसका है उद्देश्य मुद्रा की दिशा को रेगुलेट करना, मुद्रा की दिशा को रेगुलेट करना। किस किस आधार पर रेगुलेट करती है? ठीक है कि नहीं? किस किस आधार पर रेगुलेट करती है, मतलब मुद्रा की दिशा को रेगुलेट करती है? सबसे पहला है विभेदात्मक ब्याज दर। बताते हैं, विभेदात्मक ब्याज दर, विभेदात्मक ब्याज दर, विभेदात्मक ब्याज दर। क्या होता है विभेदात्मक ब्याज दर? विभेदात्मक ब्याज दर होता है कि आप जाइएगा लोन लेने, आपको 3% पे देगा, किसान जाएगा तो 4% पे देगा, ठीक है कि नहीं? मजदूर जाएगा तो 2% पे देगा, और नौकरी कीजिएगा तो जाइएगा तो 8% पे देगा। तो ये क्या है? यही विभेदात्मक ब्याज दर है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम नौकरी करते हैं तो हमको 8% पे, तो जुल्म है, अत्याचार है, शोषण है। जो निठल्ला पड़ा रहता है उसको 2% पे देते हैं, क्योंकि सरकार क्या है? कल्याणकारी, उसको ऊपर उठाना है। तो इसलिए ना लिखे कि मुद्रा की दिशा को ठीक है। मैं कहता भी हूं कि इस सिस्टम के अंश के रूप में कि आप पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, डिप्राइव सेक्शन को थोड़ा सा कम नॉर्म्स का भी पालन करना पड़े, यदि दे देते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने पैसा उस वर्ग तक पहुंचा दिया है, भले ही थोड़ा सा कम नॉर्म्स का पालन किया है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कल्याणकारी। हम अपने कन्हैया को भी कहते हैं और स्वयं के स्तर पे उसको तो क्रियान्वयन करने का प्रयास करते ही हैं। तो स्पष्ट है कि सरकार का उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। वही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में क्या है? विभेदात्मक। विद्यार्थी है ये सब, इन लोगों को कितना पे? 3% पे। अभी देखते हो किसान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर ग्रेजुएशन को भी, ग्रेजुएट को भी 4 लाख रुपया मिल सकता है। प्रयास करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मिल जाएगा उसका जो है सो मोटरसाइकिल खरीद लो, 1 लाख का सैमसंग का छोटा सा मोबाइल खरीद लो। सरकार किस लिए देती है? उसको फिर सधाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक है पैसा तो मिल ही जाएगा, ऐसा मिलना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए आजकल यदि कोई रोता है कि सर पैसा नहीं है, ये काम नहीं कर पाए, तो बेकार है। उसके लिए सरकार है, नॉर्म्स का पालन कीजिए, प्रक्रिया अपनाइए, ठीक है कि नहीं? और बहुत जल्दी मिल जाती है। योजना विभाग उसके लिए काम करता है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए योजना विभाग में जाइए, और जो जिला योजना पदाधिकारी उसको कहिए, उनको कहिएगा अदब के साथ कि सर मैं इंटर किया हूँ, ये सर मैं करना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, ये मेरी डिग्री होनी चाहिए, पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वो रास्ता बताएंगे, ठीक है कि नहीं? फिर जा तुम ज़्यादा देखो नहीं, वहाँ जो सफलता है वो अब पैसा पे नहीं है, सारा चीज़ चला गया है। अब उसको याद कर लेना है, सफलता हो जाएगी। 4 लाख की कोई जरूरत, हम समझ रहे हैं तुम 4 लाख क्यों लेना चाह रहा है, ठीक है कि नहीं? सब समझते हैं हम, है देख रहा है, सही बात कहें।
आज ही जाते हैं योजना पदाधिकारी के पास, ठीक है कि नहीं। चलिए खैर मूल में आइए। तो विभेदात्मक हो गया ना। उसी तरह से आप लोन लेने जाते हैं, कहिएगा कि हमको कार लोन चाहिए, मोटरसाइकिल लोन चाहिए, 1 लाख रुपया, कहेगा मिल जाएगा, 15,000 रुपया पहले जमा करना। आपके यहाँ ये तो महा भिखमंगा बैंक है, हम इससे लोन लेने आए हैं। आइए उल्टा ही कह रहा है कि तुम ही पैसा दो। वो क्यों लेता है ये? क्योंकि वो देखता है कि आपकी क्षमता है कि नहीं। 15% की क्षमता आपको, जब तुमको 15% की क्षमता नहीं है तो 5,000 रुपया पर महीना कैसे दोगे? तो ये भी क्या है? ये क्वालिटी कंट्रोल है। ये भी क्या है? दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कर्ज का कोटा तय करना। कर्ज का कोटा तय करना, कर्ज का कोटा तय करना। कर्ज का कोटा तय करना, ठीक है। कर्ज का कोटा समझ में आ गया कि आप कर्ज तो लेंगे, आपको देंगे हम कर्ज, लेकिन आपका कोटा फिक्स कर दिए। फिक्स कितना जो भी है। आप कार लेने जाइएगा, 10 लाख का कार लीजिएगा, आपको कहेगा 50,000 रुपये जमा कीजिए, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी क्षमता का भी देख प्रदर्शन है कि आप उतना कर सकते हैं कि नहीं कर। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या डिफरेंट जो कार्ड सब है या डिफरेंट योजनाएं हैं, उसमें पैसा जमा नहीं किया जाता है, क्योंकि वो क्या है? वो विभेदात्मक है। यहाँ है कर्ज का कोटा, कुछ फिक्स कर दिया। तो आपसे परीक्षा में रहेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आरबीआई मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक उपकरण नहीं है। ये याद रखिएगा, ये नहीं है। परिमाणात्मक उपकरण है, ये याद रखिएगा, मारिएगा टिक। मतलब कोई एक पॉइंट भी याद कर लिए तो आपका बन जाएगा कि नहीं दूसरा। ये सब कब? जब टफ रहेगा तब। ये सब कब? जब टफ रहेगा तब, तब जाके आपका होगा। हाँ नमस्कार, हाँ नमस्कार, हाँ नमस्कार, क्या हाल है भैया? हाँ हाँ हाँ, क्या लक्ष्य है? कॉलेज नहीं है, इंस्टीट्यूट है। हाँ हाँ, और सब ठीक है ना? निकलते हैं क्लास से तो बात करते हैं विस्तार से यार। कॉलेज कौन सा है आप? कॉलेज खोल ही दे क्या? हम्म, कहाँ थे हम लोग? तो बड़े अच्छे जगह पे थे। हाँ नहीं नहीं, हम लोग थे कहाँ पे? हाँ ठीक है, परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो परिमाणात्मक में बाजार में मुद्रा को रेगुलेट, ये सब तो पढ़ लिए, समझ लिए सब, ये भी समझ लिए। अब सबका थोड़ा सा व्याख्या होगा ना। तो सबसे पहले बैंक दर लिखो। बैंक दर, बैंक दर, बैंक रेट, बैंक रेट। बैंक दर क्या होता है? कि बैंक दर होता है कि जब केंद्रीय बैंक, रुक जाओ रुक जाओ, जब केंद्रीय बैंक कम ब्याज दर पर अन्य बैंकों को, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक है, अन्य बैंकों को कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन समय के लिए ऋण देती है, उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। इसलिए बैंक दर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि बैंक को 6% पे मिलेगा तो आपको वो 8% पे देगा, 9%। ऐसा नहीं कि है तुम हमसे व्यवसाय कर रहे हो, ठीक है, मैनेजर को कहोगे तुमको मिलता है आरबीआई, तुम पढ़ लिया। हाँ, आज ही मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है, 6.75 है, और आप हमसे 8.75 ले रहे हैं, लूट रहे हैं। अब बैंक का अपना अपना नीति है, देखते हो कोई कोई बैंक जो है तो थोड़ा सा कम लेता है पॉइंट में ही। हालांकि मिला जुला के लब्बो लुआब यही है कि कुल जो एक सब बैंकों का हिसाब किताब वो एक ही है। लेकिन शुरुआती दौर में लगता है कि ये पॉइंट कम ले रहा है, ये पॉइंट ज्यादा ले रहा है, ठीक है कि नहीं। वो ऐसा स्लैब उलैब बनाएगा टोटल कि कुल मिला जुला के सबका
इक्वल ही रहेगा। ये सब बाजार की पॉलिसी है जो बाजार विशेषज्ञ बनाते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए, तो बैंक दर क्या हुआ? बैंक दर हुआ कि जब केंद्रीय बैंक, हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में हुआ। ठीक है, हिल्टन यंग कमेटी के अनुशंसा पर। कलकत्ता इसका प्रारंभिक मुख्यालय था, सब पढ़े हैं। बम्बे इसका बाद में बना, ये भी पढ़े हैं। गवर्नर होते हैं इसमें, और साथ में पहले गवर्नर कौन थे? आसवर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर। कौन से ऐसे गवर्नर थे जो प्रधानमंत्री भी बने? मनमोहन सिंह। ठीक है कि नहीं? मतलब ये सब विवादात्मक तथ्य भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्तमान में 25वां कौन है? 26वां कौन होंगे? पता नहीं। हाँ, एकदम ठीक है, आंसर ठीक है, पता नहीं, स्वाभाविक है। ठीक है कि नहीं? 26वां कौन होंगे, क्यों, कौन बताएगा? ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। हालांकि सामान्यतः उस आईएएस अधिकारी को बनाया जाता है कि जो इकोनॉमिक्स में अधिक डिग्री लिए होते हैं। कई आईएएस वगैरह भी विदेश में जाते हैं, पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं। कुछ आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो अपने जो पद है उसके विपरीत काम करते हैं। हर तरह के अधिकारी होते हैं। कुछ पद को ऊपर कर देता है, कुछ देखो के पाठक। मुख्यमंत्री जी कहें कि भाई आप मान जाइए, क्योंकि आपके रहने से निश्चित रूप से सुधार हो रहे हैं। और जो सुधारक होगा वो डंडा चलाएगा ही, लप्पर थप्पर करेगा ही, नहीं तो फिर सुधर नहीं सकते हो। सीधी सी बात है। नहीं, हमको जहां टाइट रहना है वहां हम टाइट रहते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि सुधारक है, चाहेंगे तुम सुधर जाओ। नहीं, तो जहां हमको ईबी देना होगा उसमें कोई कोताही, हालांकि चिंता मत करो, जारा में नहीं कुछ का। ठीक है कि नहीं? गर्मी में कहते हैं क्या किसी को आज तक? हाँ, अब ऐसा ही कोई अपराध कर दे तब तो असहनीय है। ठीक है कि नहीं? जो आपके संस्था की गरिमा और उसके विपरीत हो, आपके मनुष्य के गरिमा के भी विपरीत यदि हो, आपकी गरिमा के भी विपरीत हो जाए तो भी, ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए। जैसे ये अभी कूदने लगेगा, तो कूदने लगेगा तो समझाएंगे ना प्यार से, बाबू अच्छा बैठो, बेंग की तरह उड़ो मत, ठीक है, एम्फीबिया मत बनो। ऐसा समझ गए होगे? एम्फीबिया फाइलम का जंतु नहीं बनो जो जल और थल दोनों में रहता है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। ऐसे भी हम डांटते भी हैं तो जीके ही में डांटते हैं, हम कुछ कहते भी हैं तो ध्यान से सुनो श्रीमान कह क्या रहे हैं। ठीक है, इनका कवि का आशय क्या है? एक है ना कि कोई पहले पढ़ते थे मैट्रिक वगैरह में तो लिखता था उपयुक्त पंक्ति में कवि का आशय क्या है। तो उसी तरह से अभी मैं ये खुलवाया ऑक्सीजन के लिए, तो ओपेरिन मुझे ध्यान आया, तो ओपेरिन ध्यान आया तो मैंने आप तक पहुंचाया नहीं कि यहाँ कवि का आशय है ओपेरिन। बात समझ में आ गई कि आदिम मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं था। मूल बिंदु पे आ जाइए। और ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 90 से एबव होना। अभी कोरोना में वो लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कोरोना के काल में जब 75-70 से नीचे जाने लगा तो क्या हुआ कि व्यक्ति अब जाने वाला है, 90 के आसपास ही खतरा शुरू हो जाता है। इसलिए कोरोना के काल में ऑक्सीजन मीटर की बड़ी बड़ी आवश्यकता हुई, ऑक्सीजन की बड़ी आवश्यकता हुई। पोर्टेबल, अब तो ऑक्सीजन पोर्टेबल आ गया, इतना इतना बड़ा। अभी हम लोग सिक्किम गए थे और हम लोग को खरीदना पड़ा 200 रुपये में, क्योंकि जिस ऊंचाई पे हम लोग गए थे वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती। खैर हमें तो जरूरत नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ जो सब लोग थे तो लोगों ने खरीदा और हुआ भी, लोगों की आवश्यकता भी हुई। ठीक है, अब तो पोर्टेबल टाइप का आ गया। पहले कितनी कठिनाई होती थी, प्लांट आता था, वो तो नहीं, हॉस्पिटल में ही लोग जाते थे तो ऑक्सीजन ले पाते थे। अब सिस्टम, बहुत सारी चीज बदल गई है। क्या, चलिए, यही इसी को कहते हैं आर्थिक विकास। पढ़े थे ना शुरुआती दिनों में कि वृद्धि और विकास क्या है? तो वृद्धि जीडीपी में परिवर्तन वृद्धि है, जीडीपी में परिवर्तन, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन वृद्धि है। लेकिन विकास क्या है? विकास जीडीपी में परिवर्तन के साथ साथ जो तकनीकी परिवर्तन होता है वो क्या है? वो विकास है। और हर क्षेत्र में, एजुकेशन से लेकर और किसी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का
सामाजिक अधोसंरचना में क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन। तो ये चारों में परिवर्तन है, ठीक है कि नहीं? आवास में ही परिवर्तन हो गई, ठीक है कि नहीं? अब देखो दूसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यही ना आता है, परिवहन से लेकर और ऊर्जा से लेकर सीमेंट से लेकर स्टील, जो 8 कोर सेक्टर है। और आईआईपी के अनुसार 41% तो 8 कोर सेक्टर जो है उसकी भूमिका है, ठीक है कि नहीं? आपको बताए भी थे कि जैसे मनुष्य के विकास में 2 कोर सेक्टर होता है, एजुकेशन और हेल्थ। आपको यह भी बताया कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक इंडिकेटर भी जाए, बच्चा यहां तक आकर सो रहे हो, हद हो। यहां तक जो सोने वाला था वो तो सो रहा है, ठीक है? तो लड़का 6 बजे पूछता है, सर आज ऑनलाइन कर दिया ना? हम कह रखता है कि नहीं तुम फोन? सजेशन मत दिया करो। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, सीधी सी बात है। उद्देश्य है ना, आइएगा जाइएगा स्वस्थ रहिएगा। आता है कि नहीं वो बच्चा? तुम लोग आते हो कि नहीं आते हो? ठीक है कि नहीं? जब रखोगे इस तरह का एटीट्यूड रेगुलर पढ़ने का, तो फिर तुमको कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता है। और जहां आलस दिखाओगे, विद्यार्थी जीवन में क्या आलस दिखा? ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, आप भी ठीक। देख रहा हमको कि सर हम तो आते हैं ना रोज, आते हैं तो 1 साल पहले 1 साल बाद, अब सब बात बूझते हो कम से कम। बताते हो नहीं बताते हो ये तो अलग बात है, लेकिन बूझते हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। फिलहाल फिर साल भर पढ़ोगे, मजबूत हो जाओ, स्कूल में आइए। समझे पंडित जी? आप तो खैर महान हैं ही, आपसे भी महान थे ये। दो ही तो महान है। आप दोनों आदमी यदि समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो हमको लगता है कि मेरी कक्षा आज पूरी हो गई। हालांकि आपके तरह का इसमें भी कुछ पंडिताइन सब होंगी, अब विवेकी बाबू होंगे, लेकिन ढूंढना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। बात समझ में आ गई? तो धीरे धीरे ना पता चलता है कि कौन पंडिताइन है, कौन विवेक बाबू विवेकी है, ठीक है कि नहीं? लेकिन जो आगे से जितने लोग बैठते हैं वो अच्छा लिखता है, अच्छी लिखती है सब, अच्छा लगता है कि नहीं, सबका प्रस्तुतिकरण अच्छा है, ठीक है कि नहीं? गुड, कीप इट अप। ऐसा नहीं कि फूल के कुप्पा हो जाओ तुम लोग। जब सर प्रशंसा कर दिए, अब क्या है, अब तो होना तय है। इतना जल्दी तो नहीं होता है, उसके लिए मेहनत और प्रैक्टिस। पढ़ तो लिए ही, अब उसके बाद प्रैक्टिस। क्या ललित बाबू? अब प्रैक्टिस में भी रेलिवेंट प्रैक्टिस, ये नहीं कि अंधाधुन आज का बॉस 500 मारे हैं सर, मारे हैं क्या होता है? अरे क्वालिटी 85 मारो, लेकिन क्वालिटी वेस्ट मारो। नोट्स को बराबर पढ़ते रहो, जो क्लास है या कोई एक जो पुस्तक है उसका रेगुलर रिवीजन करो, क्लास का रेगुलर रिवीजन करो, और तब जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्न हो, उसको बनाने का प्रयास करो। यदि बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, तो जब जब स्टेट का तैयारी हो गया, तो फिर उसके कमीशन के क्वेश्चंस को थोड़ा अपना स्तर क्या करो, तो उठा लो। इस तरह से तुम को कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन सीधे नहीं आएगा, लेकिन बनाने से, उन सब बिंदुओं को बनाने से तुम्हारा जो कंसेप्शन है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कहीं का 5-7 को छोड़ दो तो आता है, विकल्प रहता है, अपना विकल्प होता है, हर परीक्षा का अपना विकल्प है। हाँ, फिर उस परीक्षा का जो है, जैसे तुम बिहार एसएससी दिए, बिहार एसएससी का रहेगा अपना, ठीक है कि नहीं? बिहार एसएससी का जो रहेगा, वो उस परीक्षा में जो पिछला 10 साल में पूछे हुए है उसके क्वेश्चन को जो बना लो, उसमें से 5-10 क्या करता है, क्योंकि किसी भी सेटर के पास जाता है तो मॉडल जाता है, और उस मॉडल से क्वेश्चन पूछता है कि इस बिंदु से इस तरह से क्वेश्चन को। अब ऐसा नहीं ना कि कई बार मॉडल्स नहीं जाते हैं, तो देखो सिपाही का क्वेश्चन लगता है, कई बार यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन उसका, तो मॉडल नहीं भेजता है तो क्या कुछ सेट कर दिया, ठीक है कि नहीं? तो वो कठिनाई पैदा हो जाती है। जैसे आपका अभी बीपीएससी का 11th-12th का, ठीक है कि नहीं? उतना हिस्ट्री भी यूपीएससी में टफ नहीं देता है जितना 11th-12th की परीक्षा में टफ दिया, या केमिस्ट्री या फिजिक्स। फिजिक्स के टीचर थे जो पीएचडी किए हुए, उनसे नहीं बन पाया, 60-62 पे हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो नहीं है तो उसको पता ही नहीं है, तो अपना दे दिया, उसको लगा हम प्रोफेसर का ले रहे हैं, नहीं जेएनयू के टीचर का ले रहे हैं, तो वही मॉडल जाता है। तो उसका कोई मॉडल था नहीं, पहली बार हो रहा था कोई परीक्षा, और जिसका मॉडल फिक्स है उसको क्या दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है कि नहीं? अभी हाल में कई परीक्षा हुई, आप देख लीजिए,
लेवल तो वही है, समान ही है, बस उसको कंट्रोल करना है। वही 5-10 कंट्रोल हो जाता है, क्राइसिस मैनेजमेंट कर लिए तो 75-80 पे रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। अब वही 5-10 यदि उल्टा हो गया तो वही 60-65 पे रहोगे तो जय भगवान जय हनुमान, मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। कि अभी तो बात समझ ही रहे, आगे लिखो। इसलिए इन सब से ऊपर उठो। क्या लिखा जी? बैंक दर लिखो, बैंक दर, बैंक दर लिखो। जब केंद्रीय बैंक, जब केंद्रीय बैंक जब केंद्रीय बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों को, राष्ट्रीयकृत बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों को कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए ऋण देती है, ऋण देती है तो 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 बैंक दर कहलाते, तो इसे बैंक दर कहते हैं, बैंक रेट, जो वर्तमान में डैश है। डैश का मतलब समझे? हर 2 महीना पे चेंज है। तो जब परीक्षा आए उसके पिछले सप्ताह वाला देख लो, ठीक है? वर्तमान में डैश है, ये नहीं कि बस डैश है तो डैशे रह जाए। जब जो परीक्षा देने जाओ तो एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए अब समझ में आ गया ना बैंक दर क्या है। 2 बातें याद रखना है, एक कम ब्याज दर अधिक समय, रेपो दर में क्या है? ठीक उल्टा, अधिक ब्याज दर कम समय, वो रेपो दर है, लेकिन वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति में, ठीक है, उसको नीतिगत ब्याज दर भी कहते हैं। कमीशन में मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है कि नहीं? बीपीएससी में इकोनॉमिक्स ही शुरू हुआ है तो दोनों के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है, आपके लेवल में और उसके लेवल में। तो वहां मैं बताता हूँ कि उसको नीतिगत ब्याज दर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप लिखेंगे रेपो दर, दूसरा है रेपो दर, रेपो दर, रेपो दर, रेपो दर क्या है भाई? रेपो दर है कि जब केंद्रीय बैंक, जब केंद्रीय बैंक, जब केंद्रीय बैंक, जब केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को या राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिक ब्याज दर पर, अधिक ब्याज दर पर कम समय के लिए, कम समय के लिए, कम समय के लिए, कम समय के लिए ऋण देती है, ऋण देती है तो उसे रेपो दर कहते हैं, उसे रेपो दर कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। ये भी जस्ट उल्टा है, रेपो दर कम तो कैश अधिक, रेपो दर अधिक कैश कम। मार्केट में जस्ट उल्टा याद रखना, बैंक दर कम कैश अधिक, कैश अधिक महंगाई अधिक, महंगाई अधिक रोजगार के अवसर अधिक। एक ही, इसीलिए मैंने वहां पर उधार जो पढ़ा दिया तो उससे तुम्हारा कॉन्सेप्शन क्या हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है कि नहीं? और जब परीक्षा लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे भी, तो अच्छे से एकाग्रता से आराम से बनाना है। तो भले ही 50 बनाओ लेकिन
50 से ही फिर 100 बनेगा, 100 से ही फिर आगे बढ़िए। ये जो सोचिएगा क्या कि हम पिछड़ गए, नहीं नहीं, पिछड़ता कोई नहीं है। आप मेहनत आप कर लेंगे, रेगुलराइज कर लेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, अपने आप मजबूत हो। खुद आप देख लीजिए, 6 महीना पहले जहां आप कुछ नहीं समझते थे, आज आप इस स्थिति में है कि अब सारे क्वेश्चन हमको समझ में आते। अब नहीं हो सकता है कि 2-4 नहीं आता होगा तो उस चैप्टर को नहीं पढ़े होगे, 10 चैप्टर को नहीं पढ़े होगे। जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो उसके समझ में कोई दिक्कत आती है। अब फिर इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद सबसे कठिन भाग क्या है? वो सबसे कठिन है। होता है एक सवाल तुम बना लेते हो, लेकिन कितना देर बनाते हो? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मैथ जैसे। लेकिन उसको 1 मिनट में बनाना है, उसको और भी मुंह जबानी बनाना है। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना मेहनत करोगे, ये नहीं सोचो कि बना लेंगे। परीक्षा भवन में और टाइम लगता है। यदि आप देखिएगा तो परीक्षा भवन में और टाइम लगता है। घर पे आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा इन सब बिंदुओं पे ध्यान रखिए। चलिए खैर मूल में आइए। रिवर्स रेपो दर, नहीं पहले तो रेपो दर थे ना, तो रेपो दर में समझ में आ गई ना। और रेपो दर सामान्यतः देखिएगा, मैं तो हर 2 महीना पे देखता हूँ, 4 से 5% के बीच में रहता है। नहीं नहीं, लिखना नहीं है जी, वर्तमान में है। देखो वर्तमान में है। ये कब देखोगे? जब परीक्षा देने जाओगे तब। ठीक है, ये नहीं अभी से रट रहे हो तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ओके, वर्तमान में है, खत्म। अब आइए दूसरा पॉइंट। तो क्या आपका रेपो दर कंप्लीट हो गया? तो रेपो दर क्या हुआ? हाँ, इसको मैंने अभी कहा नीतिगत ब्याज दर भी कहते हैं। नोट में लिख दो इसे, नीतिगत ब्याज दर भी कहते हैं। नीतिगत, नीतिगत ब्याज दर भी कहते हैं इसे। इसे नीतिगत ब्याज दर भी कहते हैं। अब सुनो, इसी कड़ी में आता है रिवर्स रेपो दर। तो लिखिए रिवर्स रेपो दर, अभी समझाते हैं। रिवर्स रेपो दर, RRR, ट्रिपल R। सिनेमा का नाम नहीं है बाबू, देख रहा है, समझे? सिनेमा पे कम ध्यान दो, सिनेमा और क्रिकेट पे कम ध्यान दो। क्या क्या कौन मैच देखे हो? क्या हुआ लास्ट में? 2 बार सुपर ओवर हुआ, अच्छा। हाँ, दोनों में रोहित शर्मा मारा, रिंकू सिंह नहीं कुछ किया। अच्छा, पहला में किया, अच्छा उसमें अच्छा काम किया। कितना रन बनाया? अच्छा, वही 69 रन। हमको नहीं याद था 69। तो मतलब इसका दिमाग, समझे, जिसमें इंटरेस्ट है, कितना बॉल खेल के, वो भी याद होगा 39 बॉल खेल के, वो भी याद होगा, हम जानते हैं। अभी शर्मा रहा है। बाबू इंटरेस्ट रखो पढ़ाई में, जितना इंटरेस्ट क्रिकेट में रखते हो ना, इसलिए हम कहते हैं, किसी को हम कहते हैं भूसकौल है। इंटरेस्ट उसका उसमें नहीं है। पढ़ाई में इंटरेस्ट रखोगे, मजबूत। ठीक है कि नहीं? बात समझे? इसलिए इंटरेस्ट रखो और उसके अनुसार अपने आप को डेवलप करो। ये नहीं बकलोल दास की तरह। हाँ हाँ, तो थोड़ा डेवलप करो। ओके, व्यक्तित्व का निर्माण धीरे धीरे होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? समझे? गंभीर रहो, थोड़ा सा कम बोलो। ठीक है, सही समय पर सही बात बोलो। ये नहीं कि कुछ बोल रहे हैं, है ना? समझे? सब लास्ट मास्टर है जो सिखा रहे हैं बाबू, उसके बाद तुमको कोई नहीं सिखाएगा। बात समझे? ससुराल में भी लोग हम ही लोग को डांटेंगे, माता पिता को डांटेंगे, मास्टर कैसा मिला जो नहीं कुछ बताया, कुछ नहीं था। तो हम अपना दायित्व से, हम तो भाई समझा दिए ना, अब तुम करो ना करो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कहाँ थे हम लोग? अभी एक हमारी शिष्या बीपीएससी में compete की है। कई लोग compete किए, लेकिन उसमें एक बहुत दिन से थी, 5-6 साल से भी, पिता झा, छिपरा झा की बहन है। छिपरा भी, उसकी बड़ी बहन भी हमारे यहाँ से 1.5 साल में बीपीएससी compete की। थोड़ा सा कला संस्कृति में इसको ज़्यादा मन लगता था, तो नाटक रंगमंच होता है सबका अपना अपना। लेकिन compete की, हालांकि पहले भी कहती थी सर
हम पढ़ने नहीं आते, आपके डर से पढ़ने आते हैं। हम कहें चलो कम से कम इतना तो हुआ, ठीक है, कि आप जो रोज खुदैया करते हैं उसके कारण डरते हैं हम, ठीक है। और उसका परिणाम हुआ कि आज गजटेड ऑफिसर हो गई, नहीं तो रंगमंच अपना थपड़ी बजाती रहती। ड्रामा डिवीजन में क्या होता है सो तो जानते ही हो। बात समझा? इसलिए मास्टर को सम्मान तो करो, लेकिन मास्टर से थोड़ा सा डरो भी। तुमको तो देख के नहीं लगता, हमको तो लगता है हम ही इससे डरते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट। समझा? समझा कि नहीं समझा? देखो ललित सबको, ठीक है, इतना दिन से जुड़ा हुआ है लेकिन अभी भी समझा ठीक से खड़ा नहीं होता तुम। हाँ क्या सर, हो सकता है हमसे गला उला भी मिल ले, ठीक है इसका, ठीक है, कर सकते। हम भी कहेंगे कि हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे जगह पे थे हम लोग। रिवर्स रेपो दर, एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी तुम कंपीट करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी तुम कंपीट करोगे, 3-4 महीना का पैसा मिलेगा, 2 लाख कम से कम इसको मिलेगा। चिरकुट को, क्या नाम है जी तुम्हारा? चिरकुट नहीं, श्रुति, अरे यार, हाँ हम कहते हैं चिरकुट। खैर चलिए, ठीक है, बुरा नहीं ना लगा? अच्छा लगेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो जो कहना था हम कह दिए। तो इसको 2 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है कि नहीं। इसके पिताजी फोन करेंगे कि रे बउआ तोरा पढ़ाई में बड़ा खर्चा भेलो, ठीक है, बहुत 50,000 1 लाख रुपया तो लक्ष्य के दिलिए, झूठे। 2 लाख रुपया तोरा रिक्शा में लगलो, 3 लाख रुपया तोरा मतलब कुल मिला के 2 बीघा खेत भरना पड़ल छो। कैसे पैसा टानेंगे सो देखो। तो इसके आंख में आंसू आ जाएगा, बाबूजी की चाहिए? पाई भेट लो, तो कहेगी हाँ 4 महीना का मिलेगा, कहेगी 3 महीना के तो भेट ले, 1 महीना गायब कर देगी। तो कहेंगे ठीक छो, जे तोरा बुझाए ना, अधिकतम पाई भेज देवे तो ठीके छो ना, जे जे तोरा बुझा। तो अपना 1 महीना का रख ली जूता छत्ता खरीदने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो वो जो है वही रिवर्स रेपो दर है। कि बैंक भी क्या करता है, आरबीआई, उसको लगता है बैंक बहुत कमा लिया है, अतिरिक्त मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है, तो अतिरिक्त पैसा यदि मार्केट में आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो कहता है कि जो तुम्हारे पास यदि 1 करोड़ है तो 4% जमा करो, 3% जमा करो। क्यों? वो वही लेता है, वो क्या करता है, वही पैसा लेता है, किससे? बैंक से। बैंक को देता नहीं है, उस अतिरिक्त पैसा को, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो दर। तो समझ में आ गए कि नहीं आ गए? क्लियर हुआ? उल्टा, नाम ही है उल्टा। जैसे ये ज्यादा समझता होगा, क्रिकेट में एक होता है स्विंग, एक होता है रिवर्स स्विंग, नहीं एक होता है स्विंग, एक होता है रिवर्स स्विंग। तो पहले आउट स्विंगर जो होता था तो केवल आउट स्विंग ही फेंकता था, लेकिन आज का आउट स्विंगर के एक्शन में रिवर्स स्विंग फेंक करता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स स्विंग। क्लियर हुआ? जब तुम किस सोच में डूब गई, तुमसे बाबूजी नहीं मांगेंगे पैसा, इस सोच भाई ठीक है कहे सर आज चेता दिए हैं, बाबूजी को आप कहेंगे 2 महीना के बेच लिखेंगे। वह दर, वह ब्याज दर है जिस पर बैंकों के द्वारा, इस पर बैंकों के द्वारा अपने अतिरिक्त पैसे को, अपने अतिरिक्त रुपया को, मुद्रा को आरबीआई के पास, केंद्रीय बैंक के पास, अतिरिक्त पैसा को या अतिरिक्त मुद्रा को आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जमा करना होता है। आरबीआई के पास जमा करना होता है, जमा करना होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आर आर कहते हैं।
वर्तमान में डैश है, वर्तमान में डैश है, वर्तमान में डैश है, वर्तमान में डैश है। इसका उद्देश्य क्या होता है, बताए ना, इसका उद्देश्य क्या होता है कि मुद्रास्फीति को लिख देंगे। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? मुद्रास्फीति आरआरआर। ठीक है, जैसे ही आरआरआर देखोगे बाबूजी को याद कर लेना। बाबूजी अब खड़े हैं, पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, तो बाबूजी यहाँ कौन है? यहाँ कवि का आशय क्या है? आरबीआई नहीं, यहाँ बाबूजी आरबीआई में, केंद्रीय बैंक। डंडा लेकर खड़ा है कि पैसा कमाया, जल्दी भेज। ठीक है कि नहीं? हालांकि उसके बदले वो वही देते हैं, उसके बदले वही देते हैं। ब्याज दर कितना जो भी तय करे, 3, 3.25, 3.35 जो भी हो। अक्सर हम 3.35, 3.40 करीब में देखते हैं, 3.35, 3.40 इत्यादि देखते हैं। मूल बिंदु पे आइए फिलहाल। अब आइए एक और 2 बचा, एसएलआर और सीआरआर। पहले सीआरआर पढ़ लो, पहले सीआरआर लिख दो, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो नाम ही से स्पष्ट है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। यह जो रेशियो है, यह जो अनुपात है, यह हर बैंक को आरबीआई के पास जमा करना हो। यदि आरबीआई ने 4% फिक्स कर दिया, तो 4% हर बैंक को क्या करना है? मान लिया उसकी संपत्ति है 100 करोड़ की, तो कितना जमा करके देखे रखेगा? 4% मतलब 4 करोड़। इसका भी उद्देश्य वही है, पहले ही लिख दिए हैं, ऊपर में ही लिख दिए हैं। क्या? एक ही लाइन में सारा उद्देश्य क्लियर, बार बार लिखने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ऊपर में ही लिख दिए हैं कि परिमाणात्मक का उद्देश्य क्या है, कि मुद्रा को, अब मुद्रास्फीति यही ना है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट, अब वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अभी जस्ट हम बताएंगे भी इन्फ्लेशन के विषय में, ठीक है कि नहीं? तो वस्तु के मूल्य में गिरावट, वस्तु के मूल्य में वृद्धि, और मुद्रा के मूल्य में गिरावट, तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो डिफरेंट आयाम है, अभी जस्ट आएंगे। अभी मुद्रास्फीति में नहीं है, अभी हम लोग हैं मौद्रिक नीति में है, सीआरआर में। अब इस डिफिनेशन को लिख देंगे, यह वह अनुपात है, वह अनुपात है, यह वह अनुपात है जो प्रत्येक बैंक को, जो प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा का, कुल जमा के बदले, कुल जमा के बदले आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जमा करना होता है। आरबीआई के पास जमा करना होता है, आरबीआई के पास जमा करना होता है। ठीक है, उद्देश्य लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर ही लिख दिए हैं। कैश रिजर्व रेशियो समझ में आ गई कि यदि 100 रुपया बैंक के पास है, तो लगभग 4% क्या कहेगा आपको? वो एक कंपल्सन प्रोसेस है कि आपको जमा करना ही करना है। ठीक है कि नहीं? तो ये है आपका कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और इसके पहले क्या पढ़े थे? रिवर्स रेपो दर। उसके पहले क्या पढ़े थे? रेपो दर। उसके पहले क्या पढ़े थे? बैंक दर। तो तीनों चारों के बीच में अंतर क्लियर हो गया। अब एक आइए एसएलआर, नाम ही से स्पष्ट है। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
कैश नहीं है ये, देखो स्टेचुटरी, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो हिंदी में कहते हैं सांविधिक, सांविधिक, संवैधानिक नहीं, लिख देता हूं, रुको, सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आप लोग की परीक्षा में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एसएलआर का पूरा नाम क्या है, या एसएलआर में एस क्या है, सप्लाई दे देगा चार्ट हो, ठीक है कि नहीं। स्टैट्यूटरी तो आप तो याद रखिएगा कि स्टैट्यूटरी होता है, क्योंकि बेसिक है, आपकी परीक्षा बहुत एडवांस नहीं है, ठीक है कि नहीं। बेसिक्स ही देखते हैं, सिंगल लाइन फैक्ट ही ज़्यादा रहता है, एक आध क्वेश्चन को यदि छोड़ दो तो कुछ स्तर पे आप बढ़ाए हुए हैं, बिहार ही ज़्यादा बढ़ाए हुए है। सेंट्रल एसएससी का जीके जीएस बहुत स्तरीय नहीं रहता है, तो आप विविधात्मक नज़र रखो, ठीक है, और ट्रेडिशनल पढ़ के चले जाओ, अथवा विविधा पे नज़र रखो, करेंट वेंट को भी थोड़ा सा खेल ओल पर, फॉर्मूला कार रेस वन, वहाँ का खेल क्रिकेट नहीं रह गया है। सेंट्रल में जो स्पोर्ट्स पूछता है वो क्रिकेट ये सबसे फुटबॉल हॉकी से हट कर पूछता, हटकर मतलब एथलेटिक्स पे ज़्यादा बल देगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो अर्जुन अवार्ड मिलता है, पद्मश्री मिलता है किसी खिलाड़ी को, उसको एक जगह लिख लो, वो किस खेल से जुड़ा हुआ है उसको एक जगह लिख लो, तो 4 दिन पर देखते रहो, एकदम तुम्हारे कमांड में रहेगा, ठीक है कि नहीं। नहीं तो फिर नहीं हो, नहीं देखोगे तो भुला जाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉपुलर नहीं है। सब तो रिंकू सिंह नहीं ना है, रिंकू सिंह तुम नहीं भी सुनना चाहोगे तो सुन लोगे, दिन भर में तुम नहीं भी सुनना चाहोगे रिंकू सिंह के विषय में मैच चल रहा है, बाप रे आई तो रिंकू सिंह कमाल कर दिल, 21 ओवर में 4 छक्का मार दिल के, लो हो गया, रिंकू सिंह याद हो गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन रानी रामपाल हमको याद कराना पड़ेगा, ठीक है, कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है, इसलिए ना याद है, ये हॉकी टीम की कप्तान रही, विभिन्न अवार्ड जीती है, तो इस कारण से। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, भाव्या देवी आएंगे, ठीक है कि नहीं, मैरी कॉम वगैरह सब तो याद रहता ही है, जो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया वो तो याद रहेगा ही। हमेशा याद रखो, सेकेंड लाइन वाला जो है, फर्स्ट लाइन को यदि तुम छोड़ भी दोगे तो वो तो तुम्हारे ध्यान में है, हर सेक्टर का नहीं। पीवी सिंधु को याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन साई राज को याद करने की जरूरत है, वो सेकेंड लाइन का है। तो हमेशा सेकेंड लाइन वाले जो खिलाड़ी हैं उस पर नजर दे के रखो, पेपर पढ़ते ही हो एक बार पलट के देख लो अच्छे से, ठीक है कि नहीं। पेपर पढ़ने की आदत डिब्बा, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आया और किसी ने बताया कि बिहार में सबसे कम गरीबी किस जिला में है, तो अच्छा लगा, लगा नहीं, अब आप कंसस हो गए हैं, ठीक है, आप समझते हैं कि कौन सी चीज पर हमको फोकस करना है, कि पूरे देश में सबसे अधिक गरीबी से निकालने वाला राज्य, उसके बाद बिहार, और सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत बिहार, और सबसे अधिक बिहार में गरीबी कहाँ, और सबसे कम गरीबी कहाँ, नहीं तो याद है। ये किसके अनुसार, नीति आयोग के एमपीआई के अनुसार। एमपीआई का नोडल एजेंसी कौन, नीति आयोग। इन देखो, कोई परीक्षा देने जाओगे तुमको मिलेगा, तुमको लगेगा जाई तो कुछ था ही नहीं, तो फट से मार दिए, हाँ कह ले ही कि फट से मार दिए, उल्टा नहीं मार दिए, दीवान की जगह अररिया रहे, ऐसा भी होता है, बहुत हल्का क्वेश्चन आता है ना तो उसमें ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो उन सब चीज़ों को वो तो आपको बैलेंस करके चलना है। परीक्षा भवन में बहुत तरह की कठिनाई आती है, कभी बिजली नहीं रहेगी, कभी टूल टूटे हुए मिलेंगे, कभी पानी आ गया तो पानी का झपस्सा आएगा, उसमें परीक्षा देना होता है, ठीक है कि नहीं। तो बहुत तरह का लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं, नहीं इम्बैलेंस नहीं होना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखना है, एकदम कूल रहना है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हो, एकदम कूल रहता है, उसको क्या करना है उसको पता है, इसको ढिसुम ढिसुम करना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हुकना है तो हुकना है एकदम। आगे लिखो, अब धोनी की तरह ही है, ठीक है, आगे लिखिए। और जब लोअर मिडिल क्लास और संघर्ष से आदमी आगे बढ़ता है ना, तो वो कूल हो ही जाता है। आज समझ में,
तुम तो लाल बाबू है, तुमको क्या संघर्ष है, मोटरसाइकिल से आता है, वाहन को बैठाया, पहुंच गया। आज लाए हो, कहाँ गई जी, आज छोड़ दिया है। देखो अपने आता है, वही रायचू छोड़ दे, ठीक है, अपने चाहता है कि आगे बढ़ जाए, बस आगे लिखो। नेक्स्ट, कहा थे हम लोग, एसएलआर, तो लिखेंगे एसएलआर में या इसका संबंध, इसका संबंध बैंकिंग विनियमन कानून 1949 से, ये लिख दो, बैंकिंग विनियमन कानून, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से, बीआरए एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन या बैंकिंग विनियमन कानून 1949 1949 से। दो बातें यहां ध्यान रखना है, ये इसलिए बता दिए कि 2 बार बीआरए एक्ट आया था। कौन कौन सा था जी, वेरी गुड, अब पढ़ता है कुछ। एक 1934 और दूसरा 1949, ठीक है। आज आपको विविधा की जो एक पार्ट बचा हुआ था यूट्यूब लाइव वाला, तो आज आपको दे देंगे रात में, कि उस दिन जिस एरिया में मैं हूँ उसका इंटरनेट कट गया था, तार टूट गया था, और थोड़ा समय उसको जोड़ा नहीं जा सका, इसीलिए घोषणा करने के बाद भी जो है हम नहीं ले पाए। आज उसको पूरा करेंगे, रात में आप लोग तैयार रहिएगा। रात में आप लोग 9 बजे के आसपास में 100 क्वेश्चन करीब में है, और फिर करेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, इसी क्रम में लिखेंगे। कहाँ थे, बीआर एक्ट 1949। अब लिखिए, यह वह अनुपात है जिसमें प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा के बदले, अपने कुल जमा के बदले अपने पास संपत्ति जैसे गोल्ड के बदले अपने पास गोल्ड, जैसे आप जो गोल्ड जमा करते हैं, लॉकर में जमा करते हैं ना, गोल्ड, सरकारी प्रतिभूति इत्यादि रखने होते। पहले यह बहुत अनुपात होता था, 40%। हम लोग जब कमीशन की तैयारी करते थे तो 40%, अब घट के 18-19% पे है। तो समय समय पे सरकार इन नीतियों को बदलती है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, इन्फ्लेशन पे। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, मुद्रा के विनियमन पर। तो यही 5 आपका है, एक और भी है, और वो है, लिखेंगे छठा, एक और भी है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी 2011 में शुरू किया गया था। क्या था सो बताते हैं, एक ही लाइन में समझ जाओगे क्या है, और लिख लो 2011 में शुरू। एक लाइन में है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवरनाइट लैंडिंग रेट ऑफ आरबीआई। ओवरनाइट लैंडिंग रेट ऑफ, मतलब कि बैंक को पैसे की जरूरत है, तो बैंक कहेगा कि हमको 1 दिन के लिए दीजिए, बहुत देना है हमको, ठीक है कि नहीं, तो आरबीआई कहेगा दूंगा, लेकिन इसमें रेट ज्यादा लगेगा। और समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें रेट ज्यादा लगेगा, मैंने रेपो दर से ज्यादा। ये यदि 1 साल के लिए हुआ, ये 15 दिन के लिए हुआ, तो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, वो आरबीआई पे डिपेंड करता है।
तो वो जो आपका है अति अल्पकाल, ये था दीर्घकाल, ये था अल्पकाल, अब वो है अति अल्पकाल। इसलिए उसको एक ही लाइन में, एक लाइन क्या है, ओवरनाइट लैंडिंग रेट ऑफ आरबीआई। ओवरनाइट तो कहते हैं ओवरनाइट लैंडिंग रेट ऑफ आरबीआई, आरबीआई ओवरनाइट रेट ऑफ, ओवरनाइट रेट, ओवरनाइट लैंडिंग रेट ऑफ आरबीआई। अब इंग्लिश में था, अब हिंदी में लिख लो, अति अल्पकाल के लिए, अति अल्पकाल के लिए। यदि तुम समझ गए तो ठीक है, अंग्रेजी समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो फिर इसमें डरना नहीं है, लिखो हिंदी में ही। अति अल्पकाल के लिए आरबीआई अधिक ब्याज दर पर, अति अल्पकाल के लिए आरबीआई अधिक ब्याज दर पर, अधिक ब्याज दर पर जब लोन देती है, जब लोन देती है तो उसे, तो उसे, तो उसे एमएसएफ कहते हैं, उसे एमएसएफ कहते हैं, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, मार्जिनल। अब वो हर दिन अलग अलग होगा, क्यों? वो कहेगा कि हम आज देंगे 6% पर, 7%, 5%, कभी कहेगा कि हम देंगे 8%। तो जरूरत है तो लोगे ही तुम, फिर उसी अनुसार अपने लैंडिंग ग्राहक को, कई बार ऐसा होता है ना कि प्राइम ग्राहक होता है बैंक का, और लोन मांगा है, उसका ऑलरेडी 50 करोड़ जमा है, और वो मांग रहा है 20 करोड़, और उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? तो यही काम करेगा, और उसको असंतुष्ट भी नहीं रखना है, और नहीं तो अगले दिन क्या करेगा, वो कहेगा ला बेवक्त पे तुम पैसे नहीं देगा हमको, तो पैसा लो, डालो सब पैसा, भट्टा बैठ जाएगा। वैसा ऐसा प्राइम ग्राहक यदि 10, 20, 50 रहा, और हर बैंक के पास ऐसा होता है, ठीक है कि नहीं? तो इस स्थिति से निपटने के लिए ये एक उपाय भी है, ये भी एक उपाय है। आरबीआई को लगा अच्छा, आरबीआई भी तो एक तरह से वाणिज्यिक संस्था के रूप में काम करती है, देख ही लिए कि वो क्या करता है, अन्य बैंकों को, राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण देता है, और इस तरह से वो पूरे बाजार के मुद्रा की आपूर्ति को, तो उद्देश्य अंत में क्या है, महंगाई नियंत्रण, ठीक है कि नहीं? इसीलिए उसको ऑटोनॉमी रखा गया है। इस सरकार का इंटरफेरेंस, हालांकि सरकार इंटरफेरेंस करती ही है, वर्तमान सरकार, पहले की सरकार नहीं करती थी, वर्तमान सरकार अक्सर वित्त मंत्रालय नियंत्रण करने की कोशिश करता है, और बहुत सारी चीज करता है सरकार, कहता है आरबीआई के दिशा निर्देश के आलोक में, आरबीआई के सुझाव के आलोक में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरह का स्वाभाविक है कि गवर्नर सरकार के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, तो आदेश का पालन या उनकी इच्छा का पालन, अब तो उच्चतम न्यायालय के जज भी सरकार के विरोध में नहीं जाते। पहले आपके उच्चतम न्यायालय के जज सरकार के विरोध में निर्णय देते थे, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारी चीजों का संस्थागत ह्रास उसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं? संस्थागत ह्रास हुआ है, और हम लोग डेमोक्रेसी को भी उसी रूप में देख सकते हैं कि पूरी सिस्टम लगता है कि अयोध्या में लगी हुई है। राम की क्या महत्ता है, राम का क्या भूमिका है, राम की क्या चरित्र है, इससे कोई, आप उसको जरूर आम लोगों तक पहुंचाइए, तो हाँ ही आम लोगों तक पहुंचा भी हुआ है विभिन्न माध्यमों से। सबसे बड़ा माध्यम तो रामचरितमानस है, तुलसीदास का, क्रिएशन का, के शब्दों में हिंदुओं का बाइबिल। लेकिन पूरी सिस्टम अयोध्या की तरफ, तो ये लोकतंत्र की जगह लगता है कोई अन्य तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं थियोक्रेटिक। मिडिल क्लास में, मध्यकालीन समाज में इसको हम लोग थियोक्रेटिक के रूप में देखते थे कि धर्म आधारित तंत्र, ठीक है कि नहीं? हम सेकुलर स्टेट हैं, हमें इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, लेकिन सिस्टम जिस तरह से नहीं, 22 को छुट्टी, 23 को आराम, 24 को, तो ये सब
मुझे लगता है कि मेरी नज़रों में इसे हम बहुत ज़्यादा उचित नहीं कह सकते। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए, आगे लिखो। हमारी ये दृष्टि, ठीक है कि नहीं? हम खुद बहुत बड़े राम भक्त हैं, ठीक है, लेकिन ये सब व्यक्तिगत आस्था की चीज होती है। बहुत सारे लड़के जानते भी हैं कि हम 2-3 महीने पे एक बार 2-4 बार हम जाते हैं, कहाँ? गुफा में। ठीक है कि नहीं? बात समझा? तब न मारते हैं ठोपा तो। हाँ, आगे लिखो, नेक्स्ट। कहाँ थे हम लोग? हाँ, MSF हो गया। MSF ये सब समझ में आ गया ना? इस तरह से 6 सबसे कठिन है पूरे इकोनॉमिक्स में, सबसे कठिन वर्ड में यही सब है। अब आइए, विभेदात्मक वो तो पढ़ ही लिए हैं, लेकिन जल्दी से लिख लो। विभेदात्मक, विभेदात्मक, विभेदात्मक तो ना, डिफरेंशिएट इंटरेस्ट रेट, अंग्रेजी में कहते हैं उसको डिफरेंशिएट इंटरेस्ट रेट या विभेदात्मक, विभेदात्मक ब्याज दर। अब जाओ आज क्वेश्चन बनाना, सब बनेगा, टोटल बन जाएगा। कुछ तथ्यात्मक छोड़ के कि वर्तमान में मौद्रिक नीति क्या है, तो पहले ही मैंने कह दिया है कि उसको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले साल का कोई क्वेश्चन बनाते हो और कहते हैं हाल ही में, तो कहते हैं ना कि पिछले साल का वाला करंट, मान लिया 3 साल वाला कोई सेट बनाते हो, ठीक है कि नहीं, तो कहते हैं ना उसका करंट को छोड़ देना, का मिसलेनियस का जो स्टैटिक जीके है हिस्ट्री टू केमिस्ट्री तक उसको बना लेना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट आगे लिखिए। कहाँ थे जी अबू? क्या है? विभेदात्मक ब्याज दर है, वही है। लिखेंगे लोगों के आर्थिक स्तर के आधार पर, लोगों के आर्थिक स्तर के आधार पर आर्थिक स्तर के आधार पर, आर्थिक स्तर के आधार पर, के आधार पर लोगों के आर्थिक स्तर के आधार पर ऋण प्रदान की जाती है। ऋण प्रदान की जाती है, ऋण प्रदान की जाती है, ठीक है, ऋण प्रदान की जाती है। हो गया। भी लिखाई थे जैसे किसान को कम दर पर, किसान से भी कम दर पर विद्यार्थी को, विद्यार्थी से भी कम दर पर मजदूर को, किसान से अधिक दर पर सरकारी कर्मी को नहीं, तो उस तरह से हम देते हैं। तो ये हुआ विभेदात्मक। क्लियर हो गया? विभेदात्मक एक था कौन? कोटा, कर्ज का कोटा। समझ ही गए कि आपको कर्ज लेना है तो उसके लिए एक निर्धारित क्या है? शुल्क नहीं, कोटा जमा करना है। मान लीजिए 1 लाख रुपया लेना है, 15% कहा कि आप जमा कीजिए, तो 15% आपके क्रय शक्ति को देखता है, आपके आर्थिक स्तर को देखता है कि आप इतना जमा करने में, तो ये आपका है खत्म। उसको लिखना नहीं है, उसको समझना है। तो इस तरह से आज आपने पूरा बैंक को समझने का प्रयास किया और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बैंकिंग व्यवस्था क्या हो गई? समाप्त हो गई। और बैंकिंग व्यवस्था में कोई भी न्यू, जैसे अभी बजट में कोई भी न्यू पॉलिसी आती है, प्रोग्राम आती है, योजना आती है, ठीक है कि नहीं, तो उस पर थोड़ा सा नजर करके रखना चाहिए समय समय पर, और बिल्कुल सामयिक रहती है। कभी स्वाभिमान योजना बड़ी चर्चित थी, कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण बड़ा चर्चित था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, ये सब तो बताते ही हैं योजना वाले अध्याय में। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 14 बैंकों का हुआ, 6 बैंकों का 1980 में हुआ, क्षेत्रीय बैंकों का 1975 में हुआ, नाबार्ड का 1982 में हुआ। तो इन सब की व्याख्या तो ऑलरेडी आपको प्रीवियस कक्षा में या समय समय पे विभिन्न अध्यायों में की जा चुकी। तो अब जो बैंक के विषय में जानना था वो आपने देखा। बैंक का एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी है और एक सुधारात्मक है, जिसको हम लोग बूस्टर फैक्ट में देख लेंगे, अपनी बातों को समाप्त करेंगे। इसी बूस्टर फैक्ट में हम लोग बैंक और बीमा को भी, बीमा और शेयर बाजार को भी देख लेते हैं। शेयर बाजार की बात हो ही चुकी है, ठीक है कि नहीं, बस उसको एक स्ट्रीमलाइन में, और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में
तो बैंक की नई योजनाएं और पॉलिसी और प्रोग्राम है उस पर नजर रखिए भविष्य की दृष्टि से। बजट विशेषकर बजट में आने ही वाले हैं, कुछ ही दिनों की बात है, अब इंतजार खत्म होगा। केंद्रीय स्तर पर चूंकि बैंक केंद्रीय में आता है तो स्वाभाविक है कि केंद्रीय स्तर पर जो भी नई योजनाएं आएगी, नए कार्यक्रम चलेंगे, तो उस पर आपको ध्यान करके रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहले लिख दो बूस्टर फैक्ट में मीबोर, मीबोर MIBOR, 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 बीबोर, लीबोर, LIBOR, वर्टिकल लिखना, वर्टिकल, MIBOR, LIBOR, लिबोर, लिबोर, मिबिड, MIBID, हाँ जी, MIBID, BID, ठीक है। यह सभी, यह सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो ब्याज दर को, जो ब्याज दर को निर्धारित करती है, जो ब्याज दर को निर्धारित करती है। पॉइंट नंबर 2, एक परीक्षा में, आप लोग की परीक्षा में एक आता है गिल्ड एंड एज मार्केट। तो गिल्ड और एज मार्केट क्या होता है बताओ, ललित कुमार, आलोक कुमार बताओ, गिल्ड और एज मार्केट क्या होता है? तो पढ़ा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार जीवन में पढ़ा है। गिल्ड और एज, गिल्ड और एज मार्केट क्या होता है बताइए। आलोक बाबू, राजा बाबू को तो लिखाई से मतलब है नहीं, पढ़ाई लिखाई से, तो हमेशा बाहर ही देखता रहता है कि कौन आया कौन गया, चौकीदार वाला काम करता है। तो ठीक बोल रहे हो, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अब लगता है ठीक है मार दोगे, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट, ललित बाबू के बगल में बैठे हुए महान अनुभव, ललित जी आप भी खड़े होइए पहले। तुम क्या सोचे थे, जाएंगे या क्लास करके आ जाएंगे? क्यों नहीं है सर? रिजल्ट नहीं दे रहा है इसलिए, रिजल्ट तो कैंसिल होगा, परीक्षा के लिए तैयारी करो। शोभा होतकर बनी है बाबू, जैसे अतुल प्रसाद है उसी तरह से शोभा होतकर है। बोलो वाह। और कोई? नेक्स्ट, लड्डू सिंह, गड्डू सिंह, सब, राजा बाबू। अब तो बताने की न बताने की कसम खा रखे। गिरजा बाबू बोलिए बोलिए। नहीं कुछ नहीं है, जहां सरकारी सरकारी प्रतिभूति की जो खरीद बिक्री होती है इस बाजार में, उसको हम गिल्ड एंड एज मार्केट कहते हैं। आप पूछिए सर ये सरकारी प्रतिभूति क्या है? ये जितना किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र है ना, ये सब क्या है? ये सब सरकारी प्रतिभूति इसको कहते, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। बैठ जाइए लिखिए। ठीक है कि जब खड़ा किए हैं तो समझ जाओ कि कितना महत्वपूर्ण है, एकदम तो याद रहना चाहिए, इसको तो भूलना ही नहीं चाहिए। सरकारी प्रतिभूतियों को जिस बाजार में खरीदा और विक्रय किया जाता है, लिखो ना, सरकारी प्रतिभूति को
गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जिस बाजार में जिस बाजार में खरीदा और बेचा जाता है, जिस बाजार में खरीदा और बेचा जाता है उसे गिल्ड एंड एज बाजार कहते हैं। गिल्ड एंड एज बाजार कहते हैं। गिल्ड एंड एज बाजार कहते हैं। टिक लगा दो VVI। गिल्ड एंड एज बाजार कहते हैं। जैसे ये सरकारी प्रतिभूति क्या है? जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, ट्रेजरी बिल कर्ज लेने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल यह यह कर्ज लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो लाइन लिख दो, यह कर्ज लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। उपकरण है जो 3 प्रकार के होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। 91 दिन वाला, 91 दिन वाला, 182 दिन वाला, 364 दिन वाला। 91 दिन वाला, 91 दिन वाला और 100 सबका वो कर दो उल्ट दुगुना। 91 का दुगुना क्या होगा? 182। 182 का दुगुना 364 दिन। ऐसा नहीं परीक्षा में 365 दिन दे दे। 3 प्रकार में आपको यह कि सर तो 364 लिखा है, तो मैंने अंडरस्टूड है, याद कराने के लिए लिखा दिए। तो मिनिमम कितने दिन का होता है? वो 91। ये आपसे पूछ सकता है मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। बॉन्ड, बॉन्ड जो जारी करता है सरकार, पैसा जो लेता है और कहता है ना कि आप निवेश कीजिए, और उसमें एक लाइन लिखा होता है 100% निवेश के लिए सुरक्षित। उस पर इनकम टैक्स का भी रिबेट मिलता है, और आपसे यह नहीं पूछा जाता है कि आपके आय का स्रोत क्या है। इसलिए कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको समय समय पर जो सरकार जारी करती है, जैसे किसान विकास पत्र, नहीं तो उसमें आपके पास पैसे हैं तो आप अधिकतम निवेश कर सकते हैं, और उसका है भी 8 साल या 8.5 साल में दुगुना हो जाता है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रखना है। आज यदि किसान विकास पत्र यह कह दे कि 5 साल में दुगुना करेंगे, सरकार को यदि पैसे की जरूरत है, देखिए कितना पैसा आ जाता है। सिर्फ यह कह दे कि हम 6 साल में दुगुना कर देंगे, 1-2 साल राशि घटा दे, 1-2 साल समय अवधि घटा दे, कहे कि एक ऐसा पत्र, क्योंकि सरकार बेच रहा है ना, और सरकार बेच रहा है तो सरकार की कितनी भी स्थिति खराब हो जाए, लेकिन सरकार की विश्वसनीयता किसी भी निजी कंपनी की तुलना में अधिक होती है। नहीं, आज भी इतने सारे आधुनिक बैंक खुल गए हैं, लेकिन फिर भी लोग सरकार के बैंक में जहां बैठने की भी दिक्कत होती है, फिर भी वहीं जाकर पैसा जमा करेंगे। क्यों? उनको लगता है कि मेरा पैसा जो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 है वो सुरक्षित है और वो रहेगा ही, इसलिए करते हैं। तो इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि जहां सरकारी प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय होती है, उस बाजार को क्या कहते हैं? गिल्ड एंड एज बाजार। जो 100% निवेश के दृष्टि से सुरक्षित बाजार है। लिख देंगे, एक लाइन लिख दो, यह बाजार 100% निवेश के दृष्टि से सुरक्षित बाजार है। सुरक्षित बाजार है, निवेश के दृष्टि से 100% सुरक्षित बाजार है। अब लिखेंगे बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड, इकोनॉमिक्स क्या? बॉन्ड
केमिस्ट्री के बॉन्ड में अंतर है। ऐसा नहीं कि बॉन्ड सर 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर गया, यहाँ बॉन्ड क्या है? ऋण पत्र है, जो भारत सरकार जारी करती है, जो भारत सरकार जारी करती है। कुछ छूट के साथ जारी करती है तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, जो परीक्षा में पूछता भी है कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या है। जैसे गिल्ड एज बाजार इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जीरो कूपन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं? अभी जो मैंने आपको बताया कि मैं उन्हीं बिंदुओं को आप तक पहुंचाऊंगा जो अभी भी जिसकी प्रासंगिकता है। निरर्थक तथ्यों को जान करके क्या करोगे? हाँ, फिर भविष्य के तथ्य जो होंगे वो तो लगातार आते जाते हैं। जैसे अभी एक टर्म आप लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे, गिग इकोनॉमी। नहीं, जिस इकोनॉमी में संविदा पे आधारित रोजगार ज्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको गिग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, अभी कोई राज्य सरकार कह रहा था कि मैं टीचर की कमी को दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग करूंगा, उससे शिक्षा व्यवस्था और खराब होगी। बिहार सरकार की जो शिक्षक की जो भर्ती की प्रक्रिया हो, सबसे से इसमें एक और चीज जोड़ दे, इंटरव्यू। ठीक है कि नहीं? एक और परीक्षा ले, पीटी मेंस और इंटरव्यू। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा लंबा खिंचाएगा लेकिन हम सॉलिड रहेगा। ठीक है कि नहीं? तब जो शिक्षक आएंगे ना तो एकदम और भी बढ़िया। और उसमें लिखा है कि हम कहीं भी नौकरी, जैसे सिविल सेवा की नौकरी होती है, बीडीओ की नौकरी करने के लिए आप राज्य के किसी भी ब्लॉक में, सुदूरवर्ती ब्लॉक में भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आपको आपत्ति किस लिए है? आपको आपत्ति इसलिए है कि पहले नौकरी घर के 5 किलोमीटर के दायरे में होती थी मास्टरी की, अब आपको दूर होती है तो आपको टेंशन हो रहा है। तो करते हैं कि नहीं अफसर? उतना ही पैसा +2 को जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा बीडीओ को मिलता है, तो 4,000 का अंतर है। ठीक है कि नहीं? और देखिए कि +2 को यदि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है तो सरकार की आलोचना कर रहा है। 9 से 5 की ड्यूटी लग गई है, 9 से 4 की ड्यूटी लग गई है तो सरकार की आलोचना करते हैं। एक सरकारी सेवक आप अभी कंपीट करेंगे छोटे से बड़े स्तर तक में, 24 घंटा की नौकरी हो। आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो और आप एकदम खुशी खुशी करते हैं। मास्टरी को यदि जिस दिन कह दिया जाएगा कि आज आपको आपदा का भी काम करना है, चुनाव का भी काम करना है, अब मास्टरी भी करना है, आंदोलन जिंदाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शुरू हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ऐसे राज्य के लिए पाठक सर ही टाइप के लोग ज्यादा सही है। ठीक है कि नहीं? आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बॉन्ड थे। ठीक है, बॉन्ड में बॉन्ड क्या होता है? ऋण पत्र होता है। वेरी गुड, तो लिखेंगे बॉन्ड एक ऋण पत्र है। बॉन्ड एक ऋण पत्र है जिसे सरकार जारी करता है और जिसका उद्देश्य जिसे सरकार जारी करता है और जिसका उद्देश्य आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना होता है। और जिसका उद्देश्य आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना होता है। आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना होता है। यह ब्याज दर के साथ होता है। का उद्देश्य आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो। सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। उसमें एक शब्द आता है जो आपकी परीक्षा के लिए, ये तो हुआ बॉन्ड का कॉन्सेप्शन। आपकी परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 2 बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। एक है जीरो कूपन बॉन्ड और दूसरा है मसाला बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड इंपॉर्टेंट है तो लिखेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। यह छूट के साथ, यह छूट के साथ उपलब्ध होता है। यह छूट के साथ उपलब्ध होता है
यह छूट के साथ उपलब्ध होता है, यह छूट के साथ उपलब्ध होता है। दूसरा मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, इसे इसे विदेश में जारी किया जाता है, इसे विदेश में जारी किया जाता है और निवेश रुपये के रूप में प्राप्त होता है, और निवेश और ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्री के लिए होता है। माने ऐसा बॉन्ड जो फॉरेन कंट्री के लिए है और रुपये में है उसको क्या कहेंगे? मसाला बॉन्ड। और मसाला हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है? आधार है। मसाला राज्य कौन सा राज्य है? केरल। ध्यान रखिएगा, मसाला के ही कारण वास्को डी गामा 2 बार भारत आया था और पुर्तगाली भर भर के ले गया था। अच्छा, देखा था कितना भरा था, भर भर के ले गया। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली वास्को डी गामा तो है ही, अभी फिलहाल हम लोग कहाँ हैं? मसाला बॉन्ड में है। इतिहास में तो उसको बताते ही हैं, फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है? मसाला बॉन्ड को। तो मसाला बॉन्ड में क्या याद रखना है? मसाला बॉन्ड में याद रखना है कि ऐसा बॉन्ड जो विदेशों में जारी होता है, ओनली फॉर फॉरेन कंट्रीज, और रुपये में लिया जाता है। और लिया किस में जाता है? रुपया में। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मसाला बॉन्ड। उसको क्या कहेंगे? टिक लगा दीजिए उस पर, टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट, नरसिम्हम समिति, गोइपुड़िया समिति, नरसिम्हम समिति, गोइपुड़िया समिति, गोइपुड़िया समिति, गोइपुड़िया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से, का संबंध बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग सुधार से। ठीक है, चलिए फिर लिखिएगा एलआईसी का राष्ट्रीयकरण, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। बुल और बियर का संबंध, बुल और बियर, तेजरिया और मंदरिया का संबंध, बुल और बियर का संबंध, बुल और बियर का संबंध, बुल और बियर का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं कि शेयर बाजार का शीर्ष संस्था क्या है, कैसे स्थापना हुआ, क्या लीगल स्टेटस था, सब हम लोग प्रीवियस कक्षा में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पढ़ चुके। अब इसमें एक लाइन लिख देना, लिख देना, हाल ही में बजट, हेलो हेलो, प्रणाम प्रणाम, 22 तारीख से शाम 5:30 बजे, शाम से 22 तारीख से। कहाँ थे हम लोग? मास्टर मास्टर, ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे हाल ही में बजट में बैंकिंग सुधार पर नजर रखना है। बैंकिंग सुधार पे नजर रखना है, बैंकिंग सुधार पर नजर रखना है। क्या रखना है? नजर रखना है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बैंकिंग व्यवस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, फैक्ट का तो कभी कोई अंत है नहीं। जब भी कोई कमिटी बैठे
उस पर नजर रख लीजिएगा, वो भी लिख दो। नवीनतम बैंकिंग समिति, नवीनतम समितियों पे नजर रखना है, समिति और कार्यक्रम पे नजर रखना है, समिति और कार्यक्रम पर नजर रखना है। हम बताते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने स्तर से भी क्या करना है। जैसे अभी नजर रखा एमपीआई पे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे, सब लोग, अब तो सबको याद हो गया होगा कितने संकेतक हैं, 3 आयाम, अब 12 संकेतक। ठीक है, अब तो सबको याद हो गया होगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगहिया, किस अनुच्छेद में उसकी चर्चा है, और राज्य वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, कितने वर्षों के लिए होती है, सबसे पहले वित्त आयोग कब बना था, 1952 में। सबसे पहले वित्त आयोग कब बना था, 1952 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए थे दूसरे वाला में, संथानम। और भ्रष्टाचार से संबंधित समिति थी जो आज भी जीवित है। और यह भी बताए थे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कर शुल्क में, कर विभाज्य में राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत, 41%। इतना याद करके रख लीजिए। जय जय क्या है, अवधि याद करके रखिएगा, कब से कब तक 16वां वित्त आयोग की अवधि, नहीं 25-26 से लेकर 30-31 तक। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति करते हैं, 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, वही अध्यक्ष बने हैं कौन, और इनका नाम पहले भी सुने होंगे जब नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे। तो आशा है कि इन बातों को लंबे काल तक याद करके रखना होगा। और ऐसे ऐसे बिंदु को तो मैं ऐसे भी आपके समक्ष, अब तो ऑफलाइन ऑनलाइन सभी माध्यम से आप तक हम पहुंच ही जाते हैं, केवल आपको सीखने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं। समाचार पत्र के भी कटिंग को, जो रेलिवेंट कटिंग 1 सप्ताह का होता है, ठीक है कि नहीं, उसको भी उसमें जाएगा, फिर जाएगा सिवान, अररिया, फिर जाएगा, फिर भी बता दिए, उससे क्या, फिर सुनोगे उसको, ध्यान में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो ये थी हमारी बैंकिंग बीमा। अब आइए लास्ट है आज का चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है इन्फ्लेशन। तो लिखेंगे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई। अरे हाँ, उसको वो कर दो, पहले ऑफ करो फिर